संगठित राष्ट्रवाद का उदय, राजनीतिक संगठन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आज हम संगठित राष्ट्रवाद का अर्थात भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर बाद में हमने किस प्रकार से भारतीय जो थे वो राजनीति से संगठित हुए और एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे। पृष्ठभूमि: राष्ट्रीय आंदोलन का अर्थ है किसी सर्वमान्य राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए संघर्ष, परंतु 19वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपियन परिभाषा के अनुसार भारत को एक राष्ट्र ही नहीं माना जाता था। भारत का विशाल जनसमुदाय लगभग सभी विषयों जैसे धर्म, भाषा, खान पान, राजनीति इत्यादि में विभाजित था। और सर जॉन स्ट्रची ने तो स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि भारत के विषय में ये समझ लेना आवश्यक है कि यह न तो कोई देश है और न ही कभी था। यहाँ यूरोपीय धारणाओं के अनुकूल भौतिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक एकता है ही नहीं। इसी प्रकार से एक अन्य विद्वान सर जॉन सीली ने भी कहा है कि भारत कोई एक राजनीतिक नाम नहीं है, केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है, जैसे कि यूरोप या अफ्रीका है। ये किसी देश के क्षेत्रफल या भाषा को संबोधित नहीं करता, परंतु ये कई राष्ट्रों और भाषाओं की ओर संकेत करता है। ये सही है कि 19वीं सदी के आरंभ में भारत एक संगठित राष्ट्र नहीं था, परंतु समय के साथ साथ भारत एक राष्ट्र बनता जा रहा था और समस्त देश में संचार और यातायात के आधुनिक साधनों का निर्माण हो रहा था। एक अखिल भारतीय बाजार की स्थापना हो चुकी थी। कृषि और उद्योग दोनों ही नई अर्थव्यवस्था से प्रभावित हुए थे। अखिल भारतीय स्तर पर कीमतों का निर्धारण होने लगा था। इस प्रकार से भारत आर्थिक दृष्टि से एक हो गया। A.R. देसाई ने लिखा है कि भारत का यह आर्थिक एकीकरण ही असंगठित भारतीय जनता को संगठित राष्ट्र बनाने में सहायक सिद्ध हुआ और यही उनके निरंतर एकीकरण का वास्तविक और भौतिक आधार है। अंग्रेजी कानून और प्रशासन की प्रणाली ने भी संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उत्पन्न सामाजिक वर्गों, आर्थिक श्रेणियों का स्वरूप भी अखिल भारतीय था, जैसे कि आधुनिक बुद्धिजीवी वर्ग, पूंजीपति, औद्योगिक श्रमजीवी वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, खेतीहर मजदूर इत्यादि। यद्यपि ये कुछ समय तक या सीमा तक क्षेत्रीयता, जातीयता और सांप्रदायिकता से जुड़े हुए थे, तथापि इन वर्गों के हित अखिल भारतीय थे। समान शत्रु और विदेशी शासन के विरुद्ध सामूहिक संघर्ष ने इन वर्गों की एकता को बढ़ाया और वे एक राष्ट्र के रूप में संगठित हो गए। सामान्य ये भी माना जाता है कि राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रीयता के बीज बोए और पुनरुत्थानवादी, सुधारवादी आंदोलन ने उसके अंकुर उगाने में योगदान दिया, परंतु सही अर्थों में राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ 1870 ईस्वी के बाद में ही हुआ, जब भारतीय मध्यम वर्ग और सामान्य जनता का ब्रिटिश शासन से मोह भंग हो गया था और दोनों के आपसी संबंध एक दूसरे से कटुतापूर्ण हो गए थे। दूसरी बात यह थी, क्या भारतीय राष्ट्रवाद अंग्रेजों की देन है? अब हम ये देखते हैं कि क्या वाकई में भारतीय राष्ट्रवाद जो अंग्रेजों की देन है या भारत की देन? कि राष्ट्रीय आंदोलन के कारणों की विवेचना करने के पूर्व अंग्रेज विचारकों ने इस दावे पर विचार करना आवश्यक समझा कि भारतीय राष्ट्रवाद अंग्रेजों की देन है। रैमजे मैकडोनाल्ड का मानना है कि भारत की जनता का राजनीतिक मनोभाव वाला हिस्सा बौद्धिक दृष्टि से हमारी संतान है। उन्होंने उन विचारों को ग्रहण किया जिन्हें खुद और हमने उनके सामने रखा और भारत की वर्तमान बौद्धिक और नैतिक हलचल हमारे काम की निंदा ही नहीं है बल्कि प्रशंसा की बात है। भारत का मुक्ति संग्राम के लिए विद्वान लेखक अयोध्या सिंह ने इस संबंध में प्रश्न उठाया कि क्या भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश शासन की संतान है? अगर ब्रिटिश शासन न होता तो क्या भारत में राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय आंदोलन पैदा ही नहीं होते? उनके प्रश्नों में वो उत्तर लिखते हैं कि अनेक अंग्रेज विचारकों ने स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने भारत का शोषण करने के लिए भारत को जीता था। साम्राज्य समर्थक हिस्ट ने स्पष्ट घोषणा की थी कि हमने भारत को भारतवासियों के लाभ के लिए नहीं जीता। मैं जानता हूं कि मिशनरियों की सभाओं में कहा जाता है कि हमने भारत को भारतवासियों का स्तर ऊंचा करने के लिए जीता। ये बिल्कुल झूठ है। हमने भारत को तलवार से जीता है और तलवार से ही हम उसे अपने कब्जे में बनाए रखेंगे। हम उस पर इसलिए कब्जा बनाए रख रहे हैं कि वह ब्रिटिश माल की निकासी का सबसे अच्छा रास्ता है। और इस कथन की पुष्टि लॉर्ड रादरमेयर ने के कथन से भी होती है कि जिसका मानना है कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य की कुंजी है। अगर हम भारत को खो देंगे तो साम्राज्य ध्वस्त हो जाएगा, पहले आर्थिक दृष्टि से और फिर राजनीतिक दृष्टि से। स्पष्ट है कि भारत में राष्ट्रवाद की जो भावना उत्पन्न हुई वह ब्रिटिश शासन की देन नहीं थी। उसके विकास में ब्रिटिश शासन का योगदान नहीं रहा, उल्टे उसमें इस भावना को कुचलने का प्रयास किया था। और राष्ट्रीय भावना का उद्भव और विकास इसीलिए संभव हो पाया कि ब्रिटिश साम्राज्य भारत को बुरी तरह से लूट रहे थे और इस लूट का अंत करने के लिए भारतवासियों के पास एक ही विकल्प बचा था, वह था उनके विरुद्ध संघर्ष और राष्ट्रीय आंदोलन का मार्ग
अपनाना। तो इस प्रकार से ये भारतीय राष्ट्रवाद जो है वो अंग्रेजों की देन नहीं, बल्कि अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रवाद को कुचलने का पूरा प्रयास किया था। भारतीय राष्ट्रवाद केवल भारतीयों की देन है, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक, राजनीतिक हर दृष्टि से शोषण किया था, और उस शोषण के परिणाम स्वरूप ही भारतीय जनता जो उसमें राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई थी। दूसरी बात है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कारण, कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो उसके प्रमुख कारण कौन कौन से रहे थे, जिसमें सबसे पहला आता है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। कि राष्ट्रीय जागृति की प्रक्रिया में समाज और धर्म सुधार आंदोलन जो था उसकी सबसे बड़ी भूमिका रही है। इन सुधार आंदोलनों ने भारतीय राष्ट्रवाद की धारा को बहुत ज़्यादा बल दिया। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसी संस्थाओं ने हिंदू समाज और धर्म में प्रचलित जितनी भी बुराइयां थी उनकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया, और जैसे छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा जैसी समस्याओं के समाधान के लिए भी उसने जनमत तैयार करवाया। और इन संस्थाओं ने कहा जाता है कि इस संबंध में बहुत ही अच्छे कार्य किए थे। उन्होंने व्यक्तिगत एवं सामाजिक समानता पर भी जोर दिया, और ये भावनाएं आगे चलकर राष्ट्रीयता की भावना जो उसके रूप में फूटी। अधिकांश इतिहासकारों ने राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा है, और 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन उन सब की नींव डालने वाला राजा राम मोहन राय थे। और भारतीयों की उन्नति के लिए शिक्षा अथवा समाज सुधार के क्षेत्र में ब्रिटिश शासकों ने जो भी कदम उठाए, जैसे कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देना, सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों पर प्रतिबंध लगाना, राजा राम मोहन राय ने कहा जाता कि इन सभी का पूरा समर्थन किया था। परंतु जैसा भी ब्रिटिश शासकों ने भारतीयों के साथ भेदभाव किया था, भारतीयों के हितों पर आघात किया, वहीं राजा राम मोहन राय ने उनका बहुत ही ज्यादा विरोध भी किया था। राजा राम मोहन राय ने एक तरफ हिंदू धर्म की कुरीतियों और दूसरी तरफ ईसाई धर्म प्रचारकों की धर्मांधता के खिलाफ लड़ने के लिए 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। वस्तुतः भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद ईसाई धर्म का प्रचार भी बड़ी तेजी से होने लगा था, और पढ़े लिखे भारतीयों ने ईसाई धर्म के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा था, और वे ईसाई धर्म स्वीकार करने लगे थे। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज में या ब्रह्म सभा के माध्यम से ईसाई धर्म के प्रति आकर्षण को कम कर दिया। और राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय समाचार पत्रों के संस्थापक और प्रेस की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने सरकार को सुझाव दिया था कि किसानों का लगान और जमींदारों की मालगुजारी कम कर दी जाए, और भोग विलास की वस्तुओं पर कर जो है उसको भी कम किया जाए। इसके अलावा यूरोपीय कलेक्टरों के स्थान पर भारतीयों को नियुक्त किया जाए, और भारतीय सेना का भारतीयकरण किया जाए। ऐसे व्यक्ति को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहना सबसे ज्यादा सही होगा। इसी प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी, और स्वामी जी ने राजा राम मोहन राय की आंदोलन को जनसाधारण तक पहुंचाया, और उन्होंने अपने सुधार कार्य में धर्म को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। वेद एवं निराकरण, ईश्वर में उनका बहुत ज़्यादा विश्वास था। उन्होंने प्रचलित धार्मिक और सामाजिक अंधविश्वासों जैसे ढोंग, पाखंड और अन्य बुराइयां जो उनका बहुत ज़्यादा विरोध किया, और भारतवासियों को भारत के सुनहरे अतीत की याद दिलाकर ललकारना और गौरवान्वित करना उनका उद्देश्य रहा था।